हर साल जब विवाह के पश्चात एक घर में गृह प्रवेश करती है तो वो भी एक बहू बनकर ही घर में आती है। बहू की मनोदशा को एक सास से बेहतर शायद ही कोई समझता है। उसकी जेठानी जब उसे अपने हिस्से का काम ये कहकर करवाती है कि वो बहुत थक चुकी है और अब ये सारे काम उसे ही करने हैं। घर की छोटी बहू होने के नाते तो वो बिना कुछ कहे सारे घर का काम अपने हाथों में ले लेती है। कंचन जब बहू बनकर अपने घर में आई थी तो उसकी जेठानी जो उसकी बड़ी बहन भी थी, उसने उसे सीधे सीधे शब्दों में कह दिया था, देखो कंचन, इस घर में सासू माँ के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी चलती है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। चंचल दीदी की बातें कंचन ने मजाक में लेते हुए कहा। जो आज्ञा रानी साहिबा। चंचल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस दिन उसने कंचन से घर के सारे बर्तन धुलवाए और खुद मेहमानों के साथ बातों में व्यस्त रही। कंचन ने बर्तन मांजते हुए आंसू की नदियाँ बहा दी। वो मन ही मन सोच रही थी, किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र देखना है तो उसे कोई महत्वपूर्ण पद या पैसा दे दो जिससे वो दुनिया के सामने अपने असली रूप का प्रदर्शन कर सके। जैसे मेरी चंचल दीदी, जो खुद मुझसे बड़ी होकर अपना गृह कार्य मुझसे करवाती थी और आज अपने हिस्से का काम भी मुझसे ही करवा रही है। सच कहा है किसी ने, बहन का रिश्ता आसानी से भुला दिया जाता है जब जेठानी बनकर अपनी छोटी बहन पर हुक्म चलाने का मौका मिल जाता है। चंचल मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, मायके में सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रहने वाली मेरी बहन आज बर्तनों के साथ साथ अपनी पुरानी तकदीर भी धो रही है। पहले मुझे पढ़ाई ना करने के लिए डांट सुननी पड़ती थी और अब मैं अपनी बहन को जेठानी बनकर हर बात पर डांटूंगी, जिससे वो भी महसूस करे कि बात बात पर बेइज्जती होना कैसा लगता है। कंचन को उसकी सास काजल देवी अपने पास बुलाकर कहती है, मैं तो सोच रही थी तुम्हें शगुन में सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन चंचल ने बताया कि मैंने तो उसे शगुन में चांदी के सिक्के दे दिए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी चांदी के सिक्के ही मंगवाए हैं। तुम वो सिक्के चंचल से ले लेना। और हाँ, देखो, मुझे पता है कि चंचल तुम्हारी बड़ी बहन है, लेकिन तुम उससे थोड़ा होशियार रहना। वो बहुत तेज़ है और तुम्हें डांट कर अपना काम निकलवा सकती है। काजल देवी भी अपने समय में जेठानी और देवरानी की समस्या से जूझ चुकी थी, इसलिए उसने फूट डालो राज करो वाली युक्ति अपनाते हुए चंचल को भी यही सलाह दी। देखो चंचल, बेशक कंचन तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन तुम उससे थोड़ा संभल कर बात करना, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुम पर अपने पढ़े लिखे होने का रोब झाड़ सकती है। चंचल को ये बात पहले से पता थी कि उनकी बुआ कंचन को अपनी बेटी के समान प्यार करती थी और उन्होंने कंचन के लिए सोने के गहने बनवाए थे, जिसमें एक हीरे का हार, हीरे के झुमके और हीरों से जड़ी हुई अंगूठी भी थी। उनकी बुआ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंचन को अपनी बेटी मानते हुए उसकी शादी का सारा खर्चा भी खुद ही उठा लिया था। चंचल और कंचन के पिता सोमदेव संस्कृत के अध्यापक थे। उनकी मां सरला देवी एक व्यवहार कुशल महिला थी, जो बहुत दक्षता से अपने पति की सीमित आय में घर का खर्चा और परिवार में विवाह आदि के अवसर पर लेन देन संभाल करती थी। जब सोमदेव की बहन कोमल ने सोमदेव से कहा कि वो कंचन को अपनी बेटी के रूप में देखती है, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं हो सकती थी। कोमल बचपन से ही हठी स्वभाव की थी और इसी कारण से उसने पहले 40 वर्ष तक कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पर काम करने के बाद अपने मित्र चंदन से विवाह करने का फैसला कर लिया। जब कोमल 50 वर्ष की हुई तो कोमल और चंदन ने अपनी खुद की संतान की चाहत त्यागने के बाद कंचन को ही अपनी बेटी मानते हुए उसकी शिक्षा, विवाह और कन्यादान का फैसला भी खुद करने का फैसला कर लिया। सोमदेव के ऊपर गांव में अपने बूढ़े माता पिता की भी जिम्मेदारी थी। गांव का मकान हर बरसात में टूट जाता था, उसकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्चा होता था। सोमदेव बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा पाते थे। उनकी बहन कोमल अपने भाई से अपने विवाह से पहले अक्सर यही कहती रहती थी कि बड़े भैया, आप मेरा कहना मान लीजिए और सरला भाभी को आगे पढ़ने दीजिए। अगर वो एमए और बीएड कर लेगी तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। आप मुझे भी घर खर्च में पैसे देने से मना करते हैं और आगे महंगाई या किसी भी प्रकार की महामारी के प्रकोप से बचने के लिए आपके हाथ में पैसे होने बहुत ज़रूरी है। सोमदेव ने जाते जाते बस इतना ही कहा, पहले तुम अपनी भाभी से इस विषय में एक बार बात करके देख लो। जब कोमल ने वही बात अपनी सरला भाभी से कही तो सरला ने गुस्से में कहा,
अब मुझे तुमसे अपने जीवन के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे भाई ने मुझे मेरे गौर और वर्ण को देखकर पसंद किया था, कागज़ की डिग्री को देखकर नहीं। मेरी बहन सांवली थी, तुम्हारी तरह, इसलिए वो भी तुम्हारी तरह मास्टरनी जैसी बातें करती है कि सरला पढ़ ले, अभी माँ बनने के बारे में मत सोचना। ये तुम्हारे भले के लिए मैं बोल रही हूँ। अब बताओ, तुम 30 वर्ष की हो गई हो, अभी भी तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, फिर तुम कब माँ बनोगी? मेरा तो यही सपना है कि मैं जल्दी अपनी गोद में एक नन्ही सी गुड़िया को खिलाऊं। कोमल ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर आपको माँ बनने की इतनी ही चाह है तो पहले उसके भविष्य को सुनिश्चित कर लीजिए, नहीं तो फिर उसे कॉलेज भेजने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लिख कर उसे इस दुनिया में लाएंगी तो उसका खर्चा मैं उठाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। सरला ने कोमल की बात मानने का फैसला किया और चंचल को जन्म दिया, लेकिन छोटे बच्चे के खिलौने से लेकर दूध तक के खर्चों से परेशान होकर सरला ने कंचन के जन्म से पहले ही बीएड कर लिया और कुछ समय तक अध्यापिका बनकर नौकरी करी। कुछ समय बाद कंचन का जन्म हुआ और कोमल ने इस बार कंचन का सारा खर्चा उठाते हुए अपना वादा निभाया। चंचल को हमेशा इसी बात का मलाल था कि उसकी बुआ हमेशा कंचन को ही प्यार करती थी। वो बचपन से इस बात से परेशान थी कि बड़ी बेटी होने के बावजूद उसके पास ना तो कभी महंगे कपड़े होते थे और ना ही खिलौने। वो जब भी अपने पिता सोमदेव से पैसे के लिए जिद करती तो उसके पिता उसे यही कहते कि उन्हें गांव में अपने चाचा की बेटियों की शादी करनी है या फिर उन्हें गांव में पूरे गांव के लिए कार्यक्रम करना है और जिसके लिए उन्हें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसी कारणवश वो उसे पैसे देने से पूर्ण रूप से असमर्थ है। कभी कभी कंचन अपनी बड़ी बहन के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर मन ही मन दुखी हो जाती थी और अपने बचाए हुए पैसे अपनी दीदी को दे देती थी। उस समय चंचल अपनी छोटी बहन से पैसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाकर अपना जन्मदिन मनाती थी और अपनी छोटी बहन के लिए संतरे वाली टॉफियाँ और मोती की माला लेकर आती थी। उसके बाद जब भी चंचल को पैसे चाहिए होते थे वो कंचन से कहती थी और कंचन अपनी बुआ से पैसे लेकर अपनी बड़ी बहन को दे देती थी। दोनों बहनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब चंचल 25 वर्ष की हुई तो उसके घर पर शहर के सबसे अमीर खानदान से विवाह का प्रस्ताव आया। वो बहुत खुश थी और बार बार खुद को शीशे में देखकर खुश हो रही थी। 21 वर्ष की कंचन अपनी दीदी की नज़र उतार रही थी तो सरला देवी तो मानो उसे एक से बढ़कर एक गहनों से लाद रही थी। जैसे चंचल साड़ी पहने हुए नीचे उतरी तो देवी प्रसाद, उनकी पत्नी काजल देवी, उनके 2 बेटे भूषण और दीपक ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। देवी प्रसाद ने सोमदेव से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा दीपक आपकी बेटी कंचन से अकेले में बात कर ले, जिससे उसे दीपक के साथ विवाह करने में कोई आपत्ति ना हो। कंचन पर्दे के पीछे छुपकर ये सब सुन रही थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जब उसने अपनी बड़ी बहन को अपने आंसुओं को पोंछते हुए छत पर जाते देखा तो वो समझ गई कि उन दोनों बहनों के बीच में एक ऐसी खाई बन गई है जिसे भरने में शायद कई जन्म कम पड़ जाएंगे। वो दौड़ती हुई अपनी दीदी के पीछे भागती हुई गई, जो छत से नीचे कूदने के लिए छज्जे पर खड़ी थी। कंचन ने कहा, दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं दीपक से इस तरह से बात करूँगी कि वो मेरी जगह आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। चंचल को अपनी भोली बहन की बातें सुनकर हंसी आ गई। वो बोली, तू सच में बिल्कुल बेवकूफ़ है। कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह दीदी, आत्महत्या तुम करने वाली हो और मुझे बेवकूफ़ बोल रही हो। चंचल नीचे उतरते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम अभी तक पति नाम के प्राणी को जानती नहीं हो। वो तुम्हारी बातों की वजह से नहीं, बल्कि गोरे रंग और सुंदरता पर रीझ कर तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दोगी तो भी वो कभी खुश नहीं होगा और हर दिन यही कहेगा कि पता नहीं क्यों मेरे परिवार के लोग तुमसे खुश नहीं है, और यदि तुम उसे अपने से कम महत्व दोगी तो वो तुम्हें खुश करने के लिए अपने परिवार तक से मुंह फेर लेगा और फिर उसके परिवार के लोग तुम्हें अलग अलग नाम से और तमगे देकर पूरे मोहल्ले में तुम्हारे बारे में अपनी अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगे। कंचन ने कुछ सोचते हुए कहा, दीदी, आपको तो दुनिया की अच्छी परख है। अगर आप भी मेरे साथ उसी घर की बहू बनकर आ जाओ तो कितना अच्छा होगा। चंचल ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, तुम दीपक से कहकर उनके बड़े भाई भूषण के साथ मेरा रिश्ता करवा दो, फिर मैं तुम्हारी जेठानी बन जाऊंगी।
लेकिन याद रखना, ससुराल में मुझे तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने पड़े तो परेशान होने की बजाय ये सोचना कि ससुराल में टिकना है तो सास के साथ मिलकर दूसरी बहू के खिलाफ बोलना आवश्यक है, वरना वहाँ से हम दोनों को ही निकालने में वो लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तुम समझ गई ना? हम एक गरीब परिवार से हैं और एक अमीर परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए एक बहू को अपनी खुशियों की बलि तो देनी ही होगी। कंचन ने आंखों में आंसू लेकर अपनी बड़ी बहन चंचल की बात तो मान ली, लेकिन उसे मन ही मन यही डर सता रहा था कि कहीं तेज तर्रार जेठानी नाटक करते करते उसकी बड़ी बहन चंचल सच में पुरानी पिक्चरों की तरह खलनायक का पात्र निभाते निभाते एक खतरनाक जेठानी बनकर अपनी सास के साथ मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र न रचने लगी। वो दीपक से मिलने भारी मन से जाती है। दीपक उसके इंतज़ार में पलके बिछाए बैठा हुआ था। वो जैसे ही दीपक के पास बैठी तो उसके होने वाले पति ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जब से तुम्हें देखा है अपनी दीदी के साथ गोलगप्पे खाते हुए, तब से बस मन में एक ही ख्याल आता है, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगा। मैं तुम्हें मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका हूँ और तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। कंचन ने दीपक से कहा, अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मेरी दीदी की शादी अपने बड़े भाई के साथ तय करनी होगी, क्योंकि बड़े भाई बहनों की शादी पहले होनी चाहिए। दीपक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं अपने माता पिता से इजाज़त लेकर अपने बड़े भाई भूषण से कहता हूँ कि वो एक बार आपकी दीदी चंचल से मिल ले। दीपक चंचल और भूषण के मिलने का प्रबंध करने के बाद कंचन के पास बैठ जाता है और कहता है, और कोई आदेश? जी, मैं रोज़ रोज़ साड़ी नहीं पहनूंगी। आप हमारे परिवार से कोई दहेज नहीं लेंगे। हमारा विवाह बिल्कुल सादगी के साथ होना चाहिए। मैं विवाह के बाद भी पढ़ना लिखना छोड़ूंगी नहीं और किसी भी तरह का अन्याय अपनी आंखों के सामने होते देखकर चुप नहीं रहूंगी। कंचन ने अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट दीपक को बताई तो दीपक ने सारी बातें मानते हुए कहा, मुझे सारी बातें मंजूर है। दीपक ने कंचन के माथे को चूमते हुए कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। कंचन दीपक को जाते हुए देखती रही कि तभी वहाँ चंचल आ गई और कहने लगी, तुम्हें पता है कि भूषण जी ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा दीदी? कंचन ने अनमने ढंग से पूछा तो चंचल ने उससे कहा, वो कह रहे थे कि उन्हें गाय जैसी नहीं शेरनी जैसी पत्नी चाहिए, जो कि किसी के आगे झुकने की बजाय अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में समर्थ हो। दीदी, आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि आप तो पहले से ही शेरनी है? कंचन ने हंसते हुए कहा तो चंचल भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। सरला देवी को अपनी बेटियों की हंसी सुनाई दी तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की बरसात होने लगी। तभी वहाँ पर सोमदेव आ जाते हैं और अपनी पत्नी से उसके रोने का कारण पूछते हैं। सरला देवी कुछ कह पाती इससे पहले ही वहाँ कोमल और चंदन पहुँच जाते हैं और कोमल अपने भाई सोमदेव से कहती है, भैया, आप भाभी के दिल का दर्द कभी समझ ही नहीं पाते हो। वो अपनी बेटी चंचल की बात पक्की होने से भावुक हो गई है, क्योंकि अब चंचल इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है। जैसे मैं अपने भाई का घर छोड़कर चंदन के साथ उसके आलीशान मकान में रहकर भी बार बार अपने भाई के घर आती रहती हूँ, वैसे ही देखना चंचल भी बार बार अपने माता पिता से मिलने आती जाती रहेगी। सरला देवी ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, मेरी बेटी चंचल बहुत समझदार है। देख लेना, जैसे उसने अपनी जड़ें अपने ससुराल में अभी से बिछानी शुरू कर दी है। मुझे तो लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब उसके सास ससुर उसी के हाथों से खाना खाएंगे। सोमदेव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, कोमल सिर्फ चंचल ही नहीं बल्कि कंचन का भी रिश्ता उसी घर में उसके छोटे बेटे के साथ तय हुआ है। तुम सिर्फ चंचल की बात क्यों कर रही हो, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल मुस्कुराते हुए कहती है, अरे भैया, आप इतना भी नहीं समझते कि कंचन आपकी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो पढ़ी लिखी और समझदार होने के नाते अपने ससुराल में अपने साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करेगी। चंचल तो अपनी जन्मदायिनी माँ पर गई है। उसे टीवी पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक देखना पसंद है और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ससुराल में राजनीति ही करेगी। जहाँ तक कंचन का सवाल है तो वो बेशक भाभी को अपनी माँ मानती है, लेकिन वो असल में हर लिहाज पर मुझ पर गई है। कंचन को घरेलू कामों में समय बिताना पसंद है, लेकिन चंचल को पूरा दिन धारावाहिक देखने के लिए कह दो, वो झट से मान जाएगी। मैं तो कंचन को सोने की गिन्नियों का हार बना कर दूंगी उसकी शादी में। और हाँ भाभी, देख लेना, चाहे चंचल कितनी भी जड़ें क्यों ना फैलाई,
लेकिन शाखाओं पर फल और फूल मेरी कंचन की किस्मत और कोशिशों से ही लगेंगे, देख लेना। कंचन और चंचल सारी बातें सुन रही थी और चंचल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, कोमल बुआ, आप मेरी भी बुआ हो और आपने आज मेरी माँ को जितना दुखी किया है उसका बदला मैं आपकी मुँह बोली बेटी कंचन से लेकर रहूँगी। जितना घमंड उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर है वो उसे ससुराल के बर्तन और कपड़े धुलवाकर मैं एक दिन में ज़रूर तोड़ूंगी। बुआ को लगता है कि धारावाहिक देखकर मैं और माँ अपना समय बर्बाद करती है, लेकिन सच तो ये है कि माँ मुझे धारावाहिक दिखाकर लोगों को अपने वश में करने की कला सिखाती है। मुझे पता है कि मुझे वो सोने की गिनियों का हार कंचन से कैसे छीनना है। आखिर सच कहा है किसी ने कि अगर सामने वाला प्यार से कुछ ना दे तो छीनना ही समझदारी है। कंचन को वो दिन याद आता है जब चंचल ने उसकी शादी के दिन पूरा घर सिर पर उठा लिया था। वो अपनी माँ सरला देवी से रोते रोते कह रही थी, मुझे आज तक कंचन से इस घर में कम आंका जाता है। बार बार कंचन को ही बेहतर कहकर आप सभी ने मेरे मन में अपनी छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या और कुंठा के भाव को जन्म दिया है। आज मैं उस अपमान का बदला लेकर इस घर से विदा होना चाहती हूँ। आप मुझे कंचन के सारे गहने दे दीजिए और मैं उसकी शादी के पहले वो गहने वापस उसे पहना दूंगी, जिससे मुझे इस बात की संतुष्टि रहे कि मैंने वो गहने पहले पहने थे। और फिर मैं वो गहने अपनी देवरानी को देकर सभी के सामने बड़ी बनकर जाऊंगी। सरला देवी कंचन को समझा बुझाकर उसके लिए बनवाए गए गहने अपनी बड़ी बेटी को देती है और चंचल मन ही मन खुश होते हुए अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो सारे गहने कंचन को वापस दे देती है और कंचन की शादी की मुंह दिखाई के समय सबके सामने वो कंचन की नथ खींचकर निकाल देती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन चंचल उससे कहती है, मेरे सारे गहने इसी वक्त मुझे वापस लौटा दे, क्योंकि शादी के समय मेरे गहने पहनकर तुमने सभी से जो वाहवाही बटोरी थी वो सब मेरी बदौलत ही संभव हो पाया है, वरना तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इन गहनों को हाथ भी लगा सको। बहन बनकर जो तुमने मेरे सरल हृदय का फ़ायदा उठाया है वह अब देवरानी बनकर नहीं उठा पाओगी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बुआ थी, लेकिन यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, समझी। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। दीपक उसी समय जोरी से नथ और गहने खरीद कर ले आया और कंचन को देने लगा, तो चंचल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इसे गहनों से ज़्यादा किताबें पसंद है। रद्दी की दुकान से कुछ पुरानी फटी हुई किताबें ले आता तो ये खुश हो जाती। एक काम कर, ये गहने अपनी माँ यानी हमारी सास को दे दो। आखिर बेटे की संपत्ति पर माँ का पहला हक जो होता है। काजल देवी के मन में भी लोभ आ गया इतने सारे गहने देखकर, लेकिन दीपक ने वो गहने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, मेरी माँ को मेरे पिता ने सारा धन दिया है, वो उससे ढेर सारे गहने खरीद सकती है, इसलिए आज कंचन का आपने सबके सामने उसकी नथ खींचकर जो अपमान किया है उसके बदले में ये गहने तो कुछ भी नहीं है। एक पति होकर भी मैं अपनी पत्नी को अपनी भाभी से अपमानित होने से रोक नहीं पाया। इस बात का मुझे जीवन के आखिरी क्षण तक अफसोस होगा, परंतु अब मैं अपनी पत्नी को किसी और के द्वारा अपमानित नहीं होने दूंगा। कंचन के माता पिता उसे ढांढस देते हुए समझाते हैं कि चाहे उसकी बड़ी बहन जेठानी बनकर उससे नफरत करने लगी है, लेकिन उसे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम उसका दीपक पति बनकर भी उसे पहले की तरह दिल से चाहता है और उसकी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकता है। शाम को जब कंचन तैयार हो रही थी तो सभी सहेलियां उसे घेर कर बैठ जाती है और उसे कहती है, आज दीपक जी ने जिस प्रकार आपकी तरफ से पूरे परिवार से लड़ाई करके आपको आपका हक दिलाया है वो काबिले तारीफ है। आज तो आपको भी दीपक जी को कोई खास तोहफा देना पड़ेगा। कंचन तोहफा का नाम सुनकर घबरा जाती है और अपनी सहेलियों से कहती है, तोहफा? मैं तो कोई तोहफा नहीं लेके आई उनके लिए, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर सारी सहेलियां हंसने लगती है और उससे कहती है, अरे तुम क्या इतनी सी बात भी नहीं समझती कि तुम दीपक जी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं हो। तभी वहाँ पर काजल देवी आती है और सभी को जाने के लिए कहती है। वो कंचन से कहती है, बहू देखो, अब तुम भी अपने कपड़े बदल लो और हाँ, ये सारे गहने संभाल कर रखना। अगर तुम चाहो तो ये गहने मेरी तिजोरी में रख सकती हो। चंचल के गहने तो उसी के पास हैं। मुझे तो तुम्हारी बहन बहुत चालाक लगती है। तुमने देखा नहीं किस तरह उसने तुम्हारी नथ खींचकर तुम्हारी नाक से खून निकाल दिया।
न जाने आजकल की लड़कियां कैसे संस्कार लेकर आती है अपने घर से। मुझे तो उसकी हरकतें देखकर कभी कभी यकीन ही नहीं होता है कि वो तुम्हारी सगी बहन है। कंचन अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं मानती हूँ कि चंचल दीदी के अंदर थोड़ा बचपना है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, वो ये सब हमारी बुआ को दिखाने के लिए करती है, वरना उनसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझता है। वो ठीक ही कह रही थी कि मुझे गहनों से ज़्यादा किताबें पसंद है, क्योंकि उन्होंने मुझे शादी से पहले नौकरी करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने दीपक जी के कहने पर पहले शादी करने का फैसला किया। आप तो जानती ही हो कि मेरे माता पिता बहुत गरीब है। पहले बुआ थोड़ा बहुत मदद कर देती थी, लेकिन जब चंचल ने मेरे जेवर छीनकर ले लिए थे, तब से बुआ मेरे माता पिता से नाराज़ है। मेरा भाई या बहन भी नहीं है जो मेरे माता पिता को आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी वजह से चंचल ने मुझे दीपक जी से शादी करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और नौकरी करके अपने माता पिता का सहारा बन सकती हूँ। काजल देवी को कंचन की ये बात पसंद नहीं आई और वो कहने लगी, इसमें दोस्त तुम्हारे माता पिता की किस्मत का है। अगर उनके 2 बेटे होते तो आज तुम्हें और चंचल को इतनी परेशानी ना होती। कंचन पूरे आत्मविश्वास से अपनी सास से कहती है, माँ जी अगर सारी दुनिया में बेटे ही जन्म लेंगे, फिर उन बेटों की बहनें, बुआ और एक समय बाद पत्नियाँ और माँ भी नहीं होगी, और ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक रणभूमि बनकर रह जाएगी। फिर अगला युद्ध पैसों के बदले पत्नियों के लिए लड़ा जाएगा। अगर हर एक बेटी पढ़ी लिखी होगी और नौकरी करेगी तो वो अपने माता पिता का खुद ख्याल रखने में सक्षम होगी, जैसे एक बेटा अपने माता पिता का नौकरी करके ख्याल रखता है। ठीक वैसी अगर हर लड़की ससुराल के लोगों की दिल से सेवा करते हुए अपने माता पिता का भी ख्याल रखने लगे और दामाद भी अपने सास ससुर का अपने माता पिता के समान ध्यान रखने लगे, तो फिर इस दुनिया में सभी लोग बेटे और बेटी के बीच में फ़र्क करना छोड़ देंगे। मैंने ठीक कहा ना माँ जी। काजल देवी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और ये कहकर कि ये सब किताबी बातें हैं। हम लोग शादी के बाद माता पिता की मदद करना तो दूर, उन्हें देखने तक के लिए तरस जाते थे। यहाँ तक कि माँ के अंतिम क्षणों में जब वो मेरा नाम पुकारा करती थी और उसकी आंखें अपनी काजल को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते पथरा गई थी, ठीक उसी समय उनकी काजल को उसकी सास और जेठानी डंडे से पीट रही थी। जब जेठानी के डंडे से उनकी बेटी काजल के सिर पर चोट लग गई तो उसे मरने के लिए सरकारी अस्पताल के बाहर छोड़कर आ गई और उसके पति को फ़ोन करके कह दिया कि काजल सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और अब उसके बचने की संभावना बहुत कम है, इसलिए वो किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर ले। जब काजल की माँ अस्पताल में मौजूद अंबर प्रसाद के कानों में कहती है, मैंने तुम्हारे काजल के प्रति सच्चे प्यार को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। आज मेरी काजल अस्पताल की सीढ़ियों पर पड़ी हुई है, हो सके तो उसकी जान बचा लो। काजल की माँ की आत्मा अपनी बेटी के पास जाकर उसे ढांढस बंधा रही थी कि तभी डॉक्टर अंबर प्रसाद वहाँ आते हैं और काजल को एडमिट करके उसका इलाज करते हैं। वो बाद में उसी लड़की से विवाह के मंडप पर जाकर विवाह करते हैं जिससे काजल की सास अपने बेटे देवी प्रसाद का विवाह करना चाहती थी। अंबर प्रसाद ने अपने सच्चे प्यार का परिणाम उसे छीनकर नहीं, बल्कि उसे उसके पति से वापस मिलवा कर दिया था। काजल देवी को एहसास होता है कि उसकी माँ ज्ञानवंती देवी उसके सामने खड़ी है और उससे कह रही है, तुम्हारी बहू कंचन वाकई बहुत समझदार है। काजल अपनी माँ के होने के आभास को महसूस करती है और उनके अदृश्य पैरों को छूकर कहती है, आपने जीवन भर और उसके बाद भी हमेशा मेरा साथ दिया, इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम। आप मेरी सच्ची प्रेरणा हो माँ। काजल देवी को एहसास होता है कि जैसे कोई उनके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे हो। कंचन अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी वहाँ पर चंचल अपनी सहेलियों के साथ वहाँ कंचन से मिलने आती है। वो सोने के कंगन कंचन को देते हुए कहती है, देखो कंचन, ये कंगन तुम्हारी जेठानी की तरफ से तुम्हारे लिए है, साथ ही मिठाई का डब्बा रख लो। कंचन कंगन वापस अपनी दीदी को देते हुए कहती है, आप ये कंगन अपने पास रख लीजिए, अपनी देवरानी की तरफ से तोहफा समझकर, और हाँ, मिठाई भी आप ही खा लीजिए, क्योंकि मैंने अभी दांत साफ किए हैं और वैसे भी रात को मैं कुछ भी मीठा नहीं खाती हूँ। चंचल समझ गई कि कंचन उससे बहुत नाराज़ है। वो कंचन को सुनाते हुए अपनी सहेलियों से कहती है, भूषण जी की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें मेरी जैसी सुशील और कुशल पत्नी के साथ साथ व्यवहार कुशल जीवन संगनी भी मिल गई, वरना उन्हें भी मेरे देवर की तरह
एक नकचड़ी और ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैंने इस घर में सभी लोगों को खाना बनाकर सज धज कर खुश कर दिया था, लेकिन मेरी भोली बहन को तो किसी और को खुश करना तो दूर बल्कि खुद भी खुश रहना नहीं आता है। कंचन ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी खुश करने के लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जिसमें सभी की भलाई है। अगर मैं सबके हित को ध्यान में रखकर काम करूँगी तो कभी ना कभी सभी लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है और अपनी भाभी से कहता है, अरे भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको माँ कब से ढूंढ रही है। चंचल मिठाई दीपक को पकड़ाते हुए कहती है, देवर जी, आपकी पढ़ी लिखी पत्नी का भाषण सुन रही थी। सच कहूँ तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपको पत्नी की जगह एक चलता फिरता हुआ कंप्यूटर दिया है मेरे माता पिता ने, जिसमें ना तो कोई भावना है और ना ही कोई हसरत। दीपक भी चंचल से हंसते हुए कहता है, भाभी, मुझे भी भैया की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है जब वो कहते हैं कि उन्हें पत्नी की जगह एक चलता फिरता टेलीविज़न सेट मिला है, जिसमें एक के बाद एक साड़ी, जेवर और सास बहू की साजिशों से सजे हुए धारावाहिक चलते रहते हैं। चंचल मुंह बनाते हुए अपने पैर पटकते हुए अपनी सभी सहेलियों के साथ वहां से चली जाती है और ये कहकर कि देवर जी, इसका जवाब मैं आपके भैया की खबर लेने के बाद दूंगी। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात याद रखना। कंचन पुरानी बातें याद करते हुए प्याज काट रही थी और साथ में आंसू बहाई जा रही थी। चंचल ने उसे ताने मारने के लहजे में कहा, ये तुम्हारा मायका नहीं है कि तुम्हारे आंसू पोंछने तुम्हारे परिवार के लोग दौड़े दौड़े आएंगे और तुम्हें अपने सीने से लगा लेंगे। जल्दी जल्दी प्याज काटो, अभी रात का डिनर भी बनाना है। मैं जा रही हूँ बेडरूम में पावर नैप लेने। अगर मैं शाम को पावर नैप नहीं लूँगी तो मेरी आंखों के आसपास डार्क सर्कल आ जाएंगे। और हाँ, मुझे कल सुबह उठकर नींबू को गुनगुने पानी में निचोड़कर और उसमें शहद मिलाकर देना। मुझे अपनी फिगर भी तो मेंटेन करनी है। आई बात समझ में? कंचन का मन हुआ कि अपनी जेठानी यानी बड़ी दीदी से कहे, देखो दीदी, आप जो पावर नैप के बहाने अपने कमरे में रसगुल्ले खाती हो और फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करती हो कि देखो आज मैं नई साड़ी में कैसी लग रही हूँ, फिर सभी सहेलियों को कहती हो आपकी साड़ी की तारीफ करने के लिए। उसके बाद हमारी कोमल बुआ आपके पोस्ट पर कमेंट करती है, वो साड़ी तो उन्होंने मेरे लिए भिजवाई थी। इसके बाद आप अपना फ़ोन चार्ज पर लगाकर सो जाती हो। जब मैं रात के डिनर में मटर पनीर, दाल मखनी और शाही पुलाव बनाने के बाद रोटी सेकना शुरू करती हूँ तो आखिर में 4 रोटियां बनाकर आप बिना किचन स्लैब साफ करके और आटा बिखेर कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और अपनी बनाई हुई जली हुई रोटियां मेरी थाली में रख देती हो। आप रोज़ ढेर सारा आटा किचन स्लैब पर बिखेर देती हो और जब मैं उस आटे को चिड़िया के लिए अलग रखती हूँ तो आप कहती हो कि इस आटे से तुम अपने लिए रोटी क्यों नहीं बनाती हो। उस समय मन तो करता है कि आपके मुंह में भूत झोलकिया वाली मिर्च या तो हेल्पिनो वाली मिर्च डाल दूं, फिर आपको पीने के लिए पानी भी ना दूं, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि कभी भी अपनी देवरानी के ऊपर सास को दिखाने के लिए धौंस नहीं जमानी चाहिए, क्योंकि सास कुछ समय तक आपको उकसाकर तमाशा देखकर खुश हो सकती है, लेकिन जो कड़वाहट आप अपनी देवरानी के मन में अपने लिए ससुराल के अंदर खुद को बेहतर साबित करने के लिए घोल रही है, वह आपको ज़िंदगी भर तकलीफ दे सकती है। कंचन याद करती है वो पल जब दीपक ने पहली बार उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों के व्यवहार को देखकर थोड़ा डरता हूँ कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। कंचन अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ देती है और दीपक के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, अगर हाथ छोड़ना ही होता तो पकड़ती क्यों? आपको ये तो पता है कि मैं किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं दिल की किताबें पढ़ लेती हूँ। जैसे इस वक्त आपके दिल में एक तूफान उठ रहा है और वो तूफान सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की शांत कर सकती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। कंचन ने पुरानी बातें याद करते हुए भारी मन से सारे काम निपटाए। तभी उसके फ़ोन पर उसकी सहेली मधु का फ़ोन आ गया। हेलो कंचन, कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं? अब क्या बताऊं, मैं तो यहाँ अपनी जेठानी से परेशान हूँ। अरे तो एक काम कर, अपने हाथ में चोट का बहाना कर ले और साथ में पैर की मोच का, फिर देखना कैसे तुम्हारी जेठानी सारे काम करने लगती है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी जेठानी मेरी बड़ी बहन है, उनसे काम करवाने में मुझे पाप लग सकता है। और फिर इस हफ्ते हमारे घर पर किटी पार्टी भी है। देख, जो गलत करता है
उसे उसका पछतावा तभी होगा जब वो दिल से महसूस करेगा कि उसने गलत किया है। दूसरी बात, अगर वो इस बात को भूल गई है कि तुम उनकी देवरानी से पहले छोटी बहन हो, तो तुम फिर इस रिश्ते को क्यों ढो रही हो? हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो ठीक है, फिर आप परेशान जेठानी की शिकस्त शुरू। चलो, ऑल द बेस्ट। भाई फ़ोन रख, फिर मैं फ़ोन रखूँगी। कंचन हमेशा यही सोचती थी कि आखिर मधु उसे पहले फ़ोन काटने के लिए क्यों कहती थी। कंचन ने अगले दिन पैर की मोच का बहाना बनाकर आराम करने की सोची तो चंचल ने पिकनिक का प्लान बना लिया। कंचन ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, आपने पिकनिक का प्लान बनाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरा भी मन कर रहा है पिकनिक पर जाने का, लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई है और इसलिए मैं पिकनिक पर घर में ही रहने के लिए मजबूर हूँ। चंचल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आजकल की लड़कियाँ सच में बहुत बेशर्म होती जा रही है। अब देखिए ना, ये सोचती है कि दीपक इसका ख्याल रखे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये इसकी सोची समझी चाल भी हो सकती है देवर जी को अपने वश में करने की। काजल देवी ने चंचल को समझाते हुए कहा, हो सकता है कि तुम्हारी बात सच हो और कंचन जानबूझकर पैर की मोच का बहाना बना रही हो। मेरी एक बात याद रखना कि पैर की मोच और छोटी सोच कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। कंचन मन ही मन सोचने लगी, माँ जी, आपने दीदी की बात मान ली और मेरी सोच को छोटा साबित कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि सोच तो दीदी की छोटी है। तभी तो वो हमेशा अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर अपने हाथों से जाने नहीं देती है। अगले दिन घर के सभी लोग पिकनिक पर चले जाते हैं और कंचन को अकेला घर पर छोड़ देते हैं। वो मन ही मन दीपक को याद करते हुए आंखों से आंसू की बरसात कर रही थी और दूसरी तरफ दीपक भी परिवार के सदस्यों का मन रखने के लिए पिकनिक पर आ तो गया था, लेकिन उसका मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। घर के सभी लोग पिकनिक में आँख मिचौली और खो खो खेलने में व्यस्त थे। वही कंचन घर में अकेले अकेले बोर हो रही थी कि तभी दीपक ने अचानक से घर आकर उसे सरप्राइज़ दे दिया। कंचन खुश होकर दीपक का स्वागत करते हुए कहती है, आप सच में बहुत अच्छे हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा हमसफ़र मिला। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ऐसे एक दूसरे का साथ देते रहें। दीपक कंचन से कहता है, तुम मेरी जीवन साथी हो और अपनी जीवन साथी का ध्यान तो मुझे रखना ही चाहिए। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी वक्त तय कर लिया था कि अगर ज़िंदगी बितानी है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। दीपक ने उसके पैर पर बाम लगाते हुए कहा, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मेरा मन तो वहाँ पर लग ही नहीं रहा था, इसलिए मैं पेट दर्द का बहाना करके वापस चला आया। क्यों, ठीक किया ना मैंने? कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर आप मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। आखिर मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने बेकार में ही पैर में मोच लगा दी, वरना आज मैं भी आपके साथ कुछ यादगार पल बिता पाती। दीपक ने जल्दी से भेलपूरी और गोलगप्पे का ऑर्डर दिया और कंचन से कहा, देखो हमारा ऑर्डर आने वाला है और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगा। दीपक ने अपना वादा निभाया और गोलगप्पे खाते हुए अपनी और कंचन की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कंचन ने गोलगप्पे खाने के बाद एक कविता सुनाई। दीपक और कंचन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और यही बात कंचन की सास को अखर रही थी। एक दिन कंचन रसोई घर में रोटियां बना रही थी कि उसे याद आया कि रोटी का डिब्बा तो डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है और उसे वो चाहिए था रोटी रखने के लिए। इसलिए उसने अपनी सास को कहा, माँ जी, आप वो रोटी का डिब्बा ला दीजिए, मुझे रोटियां सेक कर उसके अंदर रखनी है। सास ने चारों तरफ नज़र घुमाई और देखा कि दीपक और चंचल वहीं पर मौजूद है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अब तू मुझे ऑर्डर देगी? मैं तेरी सास हूँ, तेरी गरीब माँ नहीं, समझी? तो खुद को समझती क्या है? रेशम के कपड़े पर डांट का पाबंद है तू। मेरे बेटे के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन न जाने उसने तुझमें ऐसा क्या देख लिया कि वो तुझे इस घर की बहू बनाकर ले आया। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि हम कितने अमीर हैं। तभी तो तुमने अपने गरीब माता पिता के सिर से 2 बेटियों की शादी का बोझ कम करने के लिए मेरे बेटे से तुम्हारे माता पिता से किसी भी प्रकार का दहेज न लेने की शर्त रखी। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तुम अपनी माँ के पेट से ही छल कपट करना और अमीर खानदान के लड़कों को अपनी अदाओं से काबू करना सीख कर आती हो। दीपक ने रोटी का डिब्बा कंचन को दे दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कंचन और उसकी माँ के बीच कहासुनी हो और बात ज़्यादा बढ़ जाए।
कंचन ने देखा कि चंचल मुस्कुरा रही है और अपनी सास से कह रही है कि माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये कंचन तो सिर्फ अपनी किताबें पढ़ने में ही व्यस्त रहती है। हम दोनों की तरह इसे टीवी सीरियल मेरी सास और जेठानी करती है मनमानी और मेरे रिश्तेदारी डालते मेरे परिवार में दरार, वो भी नहीं देखती है। इसे दुनियादारी की भी रत्ती भर समझ नहीं है। रात दिन अपनी डायरी में न जाने क्या क्या लिखती रहती है। मेरी माँ ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है और अब ये आपके सिर पर कूदना चाहती है। देखिए माँ जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो खानदानी हीरे का सेट है वो आप मुझे ही देना, क्योंकि ये उसे पहनने के लायक ही नहीं है। कंचन को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सास से कहा, मेरी माँ ने मुझे गोलगप्पे खाते हुए लड़कों को देखकर सपने देखना नहीं सिखाया, लेकिन आपके संस्कारों में शायद कुछ कमी रह गई होगी, तभी आपके बेटे ने मुझे गोलगप्पे खाते हुए देखकर पसंद कर लिया। अगर आप मेरी सास बनकर मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाहती हो तो मैं भी आपको आज के बाद सास ही समझूंगी और आपके मोहल्ले की सहभ्रांत महिलाओं के सामने आपकी कही गई बातें बताऊंगी और सबकी दया का पात्र बनकर आपको सबकी घृणा और नफरत का पात्र बनते हुए देखकर मन ही मन खुशियाँ मनाऊंगी। और हाँ, एक बात और, आपके बेटे ने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी। मेरे परिवार ने उनसे किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मेरे माता पिता के बारे में यदि आपने भविष्य में भी कुछ भी गलत कहा तो मैं आपको ये वचन देती हूँ कि यदि मैं उन्हीं माता पिता की असली बेटी हूँ तो मैं आपको उनकी बेइज्जती करने के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। और मैं ये बात हमेशा के लिए भूल जाऊँगी कि आप मेरी सास है। आप मेरी सास ही बनी रहिए। भविष्य में सबके सामने मेरी माँ बनने का नाटक ना करें, क्योंकि मुझ जैसी शेरनी की माँ भी एक शेरनी ही हो सकती है, कोई लोमड़ी नहीं। कंचन अपने कमरे में चली जाती है और बिना कुछ खाए रोते रोते सो जाती है। अगले दिन दीपक उससे नाराज़ हो जाता है और उसे छोड़कर वह अकेले ही समुद्र किनारे घूमने चला जाता है। वहाँ उसे अपना दोस्त अनुपम मिलता है, जो अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ हनीमून मनाने आया हुआ था। वो दोनों आपस में बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन दोनों को देखकर दीपक मन ही मन सोचता है, कितने खुश लग रहे ये दोनों साथ में। ऐसी पत्नियाँ ही घर में सुख शांति बनाए रखना जानती होगी, क्योंकि मेरी कंचन को तो चापलूसी और मक्खन लगाना आता ही नहीं है। वो तो बिना सोचे समझे जो उसके मन में आए वो कह देती है। हर बात पर उसकी नाक पर गुस्से का चश्मा चढ़ा रहता है। पारे की तरह उसका गुस्सा कब साथ में आसमान के पार चला जाता है उसे ये पता ही नहीं चल पाता है। हाँ, ये बात सही है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले लोग साफ दिल के होते हैं, लेकिन मेरी भोली कंचन को कौन समझाए कि ये कलयुग है और यहाँ दिल और दिमाग से किसी को कोई खास सरोकार नहीं होता है, बल्कि यहाँ तो लच्छेदार बातें काम आती है और सच के लिफाफे में बड़ी चालाकी से झूठ को परोसा जाता है। दीपक अपने इन्हीं ख्यालों में कहीं गुम था कि तभी उसका दोस्त अनुपम अपने दोस्त दीपक से कहता है, यार दीपक, मीनाक्षी के साथ पूरा समय बिताना कोई आसान काम नहीं है। वह अमीर खानदान की इकलौती वारिस है। यही देखकर मेरे माता पिता ने मेरा विवाह इसके साथ तय कर दिया था, लेकिन वह हमेशा दूसरे लोगों की तरह ही कपड़े खरीदना चाहती है, जेवर खरीदना चाहती है। जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसकी पहचान महंगे जेवर नहीं है, तो कहती है कि फिर तो उसे महंगा फ़ोन, महंगी कार और हीरे का हार भी खरीदना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि मीनाक्षी शादी के बाद कितनी गरीब हो गई है। सच में अमीर लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि उनके गुण और उनके संस्कार ही उनके असली जेवर है। अच्छा, एक बात बता, तुमने तो अपनी पसंद से शादी करी है और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, तो क्या वो भी गहने और जेवर की हमेशा बातें करती है या फिर अपने मन के विचार भी तुम्हारे साथ बांटती है? दीपक कुछ सोचते हुए कहता है, देख मेरे भाई, कभी कभी मुझे लगता है किसी बुद्धिजीवी ने क्या सोचकर ये शादी विवाह का दस्तूर बनाया होगा। अगर शादी अपनी पसंद से ना करो तो ज़िंदगी भर इसी अफसोस के साथ जीना पड़ता है कि अगर मैं थोड़ी हिम्मत करके अपनी पसंद की जीवन साथी से शादी करता तो मैं शायद सारी ज़िंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह बिताता। अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करो तो जब भी पत्नी के साथ झगड़ा हो तो माता पिता यही कहते हैं कि देख लिया, अपनी मर्ज़ी से शादी करके। अगर हम ढूंढते तो इससे तो कहीं लाख गुना अच्छी पत्नी ही ढूंढते। कभी कभी तो मेरा मन उनसे ये पूछने का करता है कि उन्होंने तो अपने माता पिता की पसंद से शादी करी थी ना, लेकिन फिर भी उनके बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते ही रहते हैं। अब वो अपनी पसंद अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। आखिर उन्हें अपनी दी हुई परवरिश पर थोड़ा तो यकीन होना ही चाहिए
कि उनके बच्चे उनका दिल नहीं दुखाएंगे। मैंने भी अपनी पसंद से शादी करके मानो दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि मेरी माँ और मेरी भाभी हर बात पर मेरी पत्नी को ताने मारती रहती है। हर छोटी बड़ी बात उन्हें चुभती है और उसके गुण तो उन्हें नज़र ही नहीं आते हैं, क्योंकि वो जब भी कुछ अच्छा बनाती है या कोई काम अच्छे से करती है तो उसकी सास और जेठानी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शादी से पहले जो शादी के लड्डू खाने के लिए हम सभी तरस रहे थे, आज वही लड्डू लोहे के चने चबाने जैसा लग रहा है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि शादी का मतलब संघर्ष और कलह कलेश होता है, तो फिर लोग इतना बैंड बाजा बजाकर शादी क्यों करते हैं, जबकि शादी तो चुपचाप करनी चाहिए ना, जिससे अगर लड़ाई हो तो किसी को भनक भी ना लगे। लेकिन हमारे यहाँ तो बैंड बजाकर शादी की जाती है, फिर बाद में बर्तन फेंक फेंक कर शोर मचाकर झगड़े किए जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस शादी के झंझट में फंस कैसे गया। अनुपम मुझसे कहता है, देख यार, तुमने तो वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि पानी में रहकर मगर से बैर। अगर तुम्हारी पत्नी को अपने ससुराल में सुख शांति से रहना है तो फिर सबकी कड़वी बातें भी शहद समझकर ग्रहण करनी पड़ेगी। आखिर तुम कब तक उसे अपनी माँ और भाभी के अन्यायपूर्ण व्यवहार से बचाते रहोगे। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पत्नी गुणी और पढ़ी लिखी है, तो क्या उन्हें स्कूल कॉलेज में ये पाठ नहीं पढ़ाया गया कि ज़िंदगी में खतरनाक जीवों से अपनी रक्षा किस प्रकार करे। आखिर आत्मरक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये गुण तो हर किसी को सीखना ही चाहिए कि जीवन में विपरीत विचारधारा और रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। दीपक ने अपने दोस्त से विदा लेते हुए कहा, अगर ये पाठ स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया तो इसका मतलब ये है कि ये पाठ उसे खुद ही सीखना पड़ेगा। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ और जाकर अपनी गृहस्थी संभालने की कोशिश करता हूँ। अनुपम मुझसे कहता है, मेरी एक बात गांठ बांध ले कि तुम्हारी पत्नी को इस समय तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसके पास जाकर उसे ये एहसास करवाओ कि तुम उसके साथ हो। एक गलती या गलतफहमी से कोई शादी जैसा अटूट रिश्ता टूट नहीं जाता, समझे। दीपक अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर के तूफान से निपटने की योजना बनाने लगता है। दीपक घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ काजल देवी अपना सूटकेस पैक कर रही है। दीपक उनसे कहता है, माँ आप क्या कहीं जा रही हो। तभी चंचल और कंचन हंसते हुए कमरे में आते हैं और दीपक को मिठाई का डब्बा देकर कहते हैं, आप मुंह मीठा करिए, एक खुशखबरी है। दीपक थोड़ा सा परेशान होकर कंचन की तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखता है तो कंचन शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। दीपक अपने मन ही मन को सोचने लगता है कि तभी काजल देवी उससे कहती है, खुशखबरी ये है कि कंचन की सरकारी नौकरी लग गई है। उसने कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी के लिए अप्लाई किया था और आज ही डाक से चिट्ठी आई है कि उसकी नौकरी दूसरे शहर में पक्की हो गई है। अब तो मैं भी ठाठ से रहूँगी। जब कमाने वाली बहू हो तो फिर सास को बस यही काम रह जाता है कि वो घर पर आराम करे। चंचल भी कंचन के माथे को चूमते हुए कहती है, मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है, तभी तो वो मुझे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने देती है और आगे भी वो मेरी मदद ज़रूर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कंचन मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कल तक जो लोग मुझे खरी खोटी सुना रहे थे वही लोग आज मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सच में मनुष्य से बढ़कर स्वार्थी और विचित्र प्राणी इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। कल तक जो सास अपने सास होने पर गर्व महसूस कर रही थी, आज वही सास एक सरकारी नौकरी करने वाली बहू को पाकर खुशी से झूम रही है। कल तक जिस बहन को एक जेठानी बनकर अत्याचार करने में कोई शर्म और झिझक तक महसूस नहीं हो रही थी, आज वही सोच रही है कि मैं नौकरी करके उसकी झोली खुशियों से भर दूं। वाह, क्या दुनिया है और कितने विचित्र यहाँ के लोग हैं। यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर किसी के आगे भी नतमस्तक होने का चलन है और मतलब निकल जाने के बाद यहाँ कोई किसी को पूछता तक नहीं है। यहाँ के लोग जब किसी से पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो, तो वो ये पता करना चाहते हैं कि उन्हें तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। इसलिए एक बात मेरी कोमल बुआ ने मुझे पहले ही समझा दी थी कि अपनी शान और शौकत से ज़्यादा अपनी पढ़ाई लिखाई और हुनर को निखारने में समय बिताया करो, क्योंकि शान और शौकत से ज़्यादा लोगों को आपकी सफलता से ज़्यादा दिक्कत होती है और वो आपकी सफलता के आधार पर ही आपसे व्यवहार करने में विश्वास रखते हैं।
क्योंकि दुनिया आपको कभी भी आपकी मेहनत के लिए नहीं बल्कि आपको आपकी कामयाबी के लिए याद रखती है, और तालियां कभी भी मेहनत से काम करने के लिए नहीं बल्कि उससे मिली उपलब्धियों के लिए बजती है। कंचन दूसरे शहर में नौकरी करने चली जाती है और दीपक उसकी याद में एक एक दिन बहुत मुश्किल से काटता है। कंचन उसे रोज़ एक खत लिखती है, लेकिन उसकी बहन उसका खत घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है, और जब दीपक खत भेजने के लिए कहता है तो वो खत चंचल आग में जला देती है। दीपक को लगता है कि कंचन अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती है। वो अपनी डायरी में एक दिन एक कविता लिखता है। कंचन सा मन, कंचन सा तन, याद आता है मुझे हर क्षण, आखिर मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई कंचन, तोड़कर सारे बंधन। दीपक बैठे बैठे रोने लगता है कि तभी चंचल वहाँ से गुजर रही होती है, और वो दीपक को सांत्वना देते हुए कहती है, परिवार या पैसा, दोनों में से एक को ही चुनना किसी चुनौती से कम नहीं है। शायद इसलिए मेरी बहन ने पैसे को चुनकर परिवार का त्याग कर दिया है। आप परेशान मत हो, आपका ख्याल रखने के लिए मैं जो हूँ, कंचन की बहन चंचल। वैसे भी देवर भाभी हो या जीजा साली साहिबा, मेरा आप पर पूरा हक बनता है, आधा भाभी के हिसाब से और आधा साली साहिबा के हिसाब से। क्यों, सही कहा ना मैंने? यह कहकर चंचल दीपक के गले में अपनी बाहों का हार डाल देती है। उसे पता था कि भूषण हर रोज़ सुबह ही घर लौटते थे और उसके सास ससुर भी शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। दीपक भी अपनी भाभी को गले लगाकर बहुत रोता है। चंचल उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन सोचती है, मुझे ठुकराकर तुमने अच्छा नहीं किया दीपक, अब देखना मैं तुम्हें कैसे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर फ़ायदा उठाती हूँ। चंचल की बेटी होती है तो कंचन घर वापस आती है, लेकिन छुट्टी में भी चंचल और उसकी सास सारा काम कंचन से करवाती है। दीपक भी कंचन से ज़्यादा चंचल और उसकी नन्ही बेटी के साथ ही समय बिताना पसंद करता है। कंचन को देखकर भी अनदेखा कर देता है। कंचन को दीपक का बदला हुआ व्यवहार देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और एक दिन वो दीपक से कहती है, आपको क्या हो गया है, आप इतने बदल जाओगे, ये तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। इससे अच्छा तो यही है कि मैं वापस लौट जाऊं। जब इस घर में सबको मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों से प्यार है तो ठीक है, मैं सिर्फ पैसे ही भेज दिया करूंगी। कंचन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दीपक भी अपने परिवार से साफ साफ शब्दों में कह देता है, मुझे कंचन के पैसे नहीं चाहिए। आगे वो जब भी पैसे भेजेगी तो वो उसी के पास वापस भेज दिए जाएंगे। उसे अपने पैसों पर कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है। उसका ये घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है। शायद वो भूल गई है कि वो एक गरीब परिवार में जन्मी और पली बड़ी है। इसके लिए इतने पैसे बहुत मायने रखते होंगे, लेकिन हम लोग खानदानी रईस है, और इससे ज़्यादा पैसे तो अपने घर में काम करने वालों के बच्चों की शादी में ही दे देते हैं। चंचल को अपने परिवार के बारे में दीपक के विचार सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वो बहुत खुश थी कि दीपक का कंचन से मोह भंग हो गया है और अब वो पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ गया है। चंचल बड़े प्यार से दीपक को अपने कमरे में ले जाती है और उसके गले लगकर कहती है, देखो अब ज़्यादा गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कंचन तो बचपन से ही ऐसी है, नकचड़ी। उसे पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और आता ही कहाँ है। एक पुरुष के ख्वाबों को कैसे पूरा करना है ये उसे क्या पता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने आंचल में संभाल के रखूँगी। मैं तो उसी दिन से तुम्हें चाहने लगी थी जब तुम हमारे घर आए थे। काश तुमने कंचन के बदले मुझे चुना होता तो आज तुम्हें कंचन जैसी पत्नी की पैसों को लेकर खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती। दीपक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो चंचल की गोद में सिर रखकर फूट कर रोने लगता है और फिर ऐसे ही सो जाता है। चंचल भी दीपक के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो जानती थी कि भूषण को घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी न किसी बहाने शहर से हमेशा बाहर ही रहा करते थे। उन्हें चंचल हमेशा बाहर रहने के लिए कहती थी, और जब वो आते थे तो उन्हें खाना खाकर जल्दी सोने के लिए कहकर खुद कॉफ़ी पीने के लिए दीपक के पास बालकनी में चली जाती थी। वो हमेशा भूषण से कहती थी, तुमसे ज़्यादा तो दीपक मेरी बातें सुनता है, वो रोज़ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आता है। चंचल की गोद में दीपक को सिर रखकर सोता देख कंचन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी वहाँ भूषण भी अपने माता पिता को लेकर पहुँच जाता है और चंचल से कहता है, तुमने सही समय पर मैसेज करके मुझे यहाँ बुला लिया, वरना मेरा भाई न जाने क्या कर बैठता। चंचल दीपक को अपने से दूर धकेलते हुए भूषण की तरफ देखकर कहती है, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणों से प्रिय मेरे पति देव, मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती हूँ।
पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मैं अपने माता पिता के घर भी नहीं जा सकती हूं, क्योंकि आपके कहने पर मैंने अपने माता पिता को अपना घर बेचने पर मजबूर कर दिया था, ये कहकर कि उनका कोई बेटा तो है नहीं और कंचन की भी नौकरी सरकारी लग गई है, इसलिए वो घर बेचकर सारा पैसा मुझे दे दे। उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद वो लोग हरिद्वार चले गए। उनका पैसा मैंने भूषण जी को व्यापार करने के लिए दे दिया, लेकिन उनका सारा पैसा डूब गया। भूषण जी, आप मेरी बात का यकीन मानिए कि मैं सच बोल रही हूँ। भूषण दीपक को पीटने लगता है और उसे ये कहकर घर से निकाल देता है कि ऐसी घटिया हरकत करने से तो अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। चल निकल मेरे घर से, और हाँ, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें अभी इसी वक्त हमारी सारी जायदाद से बेदखल किया जाता है। कंचन को भी लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, इसलिए वो जाते जाते चंचल से कहती है, तुमने हमारे माता पिता के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और एक न एक दिन तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। चंचल कंचन को घर से निकालते हुए कहती है, चल निकल यहाँ से, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। तूने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मेरा नाम चंचल है, चंचल, और मैं तुम्हें कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से, परिवार से और शहर से हमेशा हमेशा दूर रहना। कंचन दुखी मन से हरिद्वार चली जाती है। वहाँ गंगा घाट पर बैठ जाती है और गंगा मैया से कहती है, माँ, आप बताइए कि मैं क्या करूँ। मेरा पति, मेरी बहन, मेरे माता पिता सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। जिन रिश्तों के लिए मैं घर छोड़कर इतनी दूर चली गई, उन्हीं रिश्तों ने मुझे खुद से दूर कर दिया। आखिर मेरा क्या कसूर है जो मुझे रिश्ते निभाने की इतनी बड़ी सज़ा मिली है। जब 1 साल पहले मुझे सरकारी नौकरी मिली थी तो उसी समय मुझे मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहा गया था। मेरी रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था और मुझे नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया था कि शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मैंने उसी समय तय किया था कि मैं चंचल दीदी की संतान को ही अपनी संतान मानकर उसका सारा खर्चा उठाऊंगी। जब मैं चंचल दीदी की बेटी के जन्म पर उनसे मिलने आई तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाने दिया, ये कहकर कि मैं बांझ हूँ और बच्चों को मुझसे दूर रहना चाहिए। उन्हें क्या पता कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और सारे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। तभी कंचन को एक नन्ही बच्ची गंगा की लहरों में बहती हुई नजर आई और वो उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। तभी उसे नदी के करंट का एहसास होता है और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है, लेकिन वो बच्ची को नहीं छोड़ती है। तभी कोई नदी में कूदकर उसे किनारे ले जाता है और उसके हाथों में बच्ची को देखकर सोचता है कि शायद वो बच्ची को लेकर आत्महत्या के इरादे से नदी में कूदी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था कि तभी जोर से एक थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है और कंचन की आंखों के आगे दिन में तारे नजर आने लगते हैं। वो उस थप्पड़ को पहचानती थी। उसके कानों में वो जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कह रही थी, बच्चे को पालना नहीं आता तो पैदा करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। कंचन को याद आता है जब बचपन में उसने चंचल दीदी को तू निकल हमारे घर से कहा था तो उसके पिता का जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर आकर पड़ा था और उनकी आवाज़ उनके कानों में शीशे की तरह उतर गई थी जब उन्होंने कहा था, जब तुम्हें अपनी दीदी से बात करने की तमीज़ ही नहीं है तो फिर तुम्हें जन्म देकर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अच्छा होता कि तुम्हारे होने के बाद जब तुम गंगा में बह गई थी तब हमने तुम्हें बहने दिया होता और देवी प्रसाद हमारे कहने पर तुम्हारी जान बचाने के लिए नदी में नहीं कूदे होते। कंचन अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए अपनी जान बचाने वाले के पैर छूकर कहती है, आखिर गंगा मैया ने मुझे अपने खोए हुए पिता से मिलवा ही दिया है ना। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ पिताजी। सोमदेव अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी सरला के साथ कंचन के सरकारी आवास में रहने चले जाते हैं। सरला देवी और सोमदेव कंचन को मिले इतने बड़े आवास को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। सरला देवी हर्षित होकर कहती है, मेरी बेटी को कितना सुंदर घर मिला है रहने के लिए। चंचल खुद को क्या समझती है कि वो हमारी संपत्ति को बेचकर हमें इतनी आसानी से घर से बेदखल करने में कामयाब हो जाएगी। देखो, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कंचन अपने माता पिता से कहती है, आज तक मैं अकेली थी लेकिन अब मेरे साथ मेरे माता पिता और मेरी बेटी भी है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। सोमदेव कंचन से कहते हैं, हम लोगों ने चंचल के कहने पर अपना पुश्तैनी घर बेचकर ठीक नहीं किया। उसने हमें रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारी बेटी होकर वो हमारे साथ इतना बड़ा छल करेगी।
सोमदेव अपनी पत्नी सरला से कहते हैं, देखो सरला, माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हाथ की सभी उंगलियां हमारे लिए आवश्यक होती है, फिर चाहे वो छोटी उंगली हो या बड़ी, ठीक उसी प्रकार सभी बच्चों के प्रति मन में राग द्वेष न रखते हुए सभी से समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि चोट किसी भी उंगली में लगे दर्द तो हमें ही होता है। चलो अब छोड़ो ये सब बातें और गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लो जो हमारी बेटी कंचन ने बनाए हैं। सभी लोग आलू के पराठे खाना शुरू करते हैं कि तभी कंचन के घर में काम करने वाली सुजाना दौड़ते हुए आती है और कहती है, दीदी देखो, एक आदमी आपका नाम लेकर कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, एक बार आप खुद चलकर देख लीजिए। कंचन फटे और मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आदमी को देखकर डर जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, मुझे तो ये आदमी कोई बेसहारा और गरीब मालूम होता है, आप इसे किसी आश्रम में छोड़कर आइए और हाँ, इसे खाना खिलाकर और कपड़े बदलवा कर ही ले जाना, वरना आश्रम में लोग कहीं मेरी तरह डर ना जाए। आप ये 1000 रुपये रख लीजिए और बाकी जितना भी खर्चा होगा वो मुझसे ले लीजिएगा। कंचन वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे हल्की सी कहराती हुई आवाज़ सुनाई देती है, मुझे माफ़ कर दो कंचन। कंचन उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वो दीपक को इस फटे हाल में देखकर रोने लगती है। वो दीपक को गले लगा लेती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे हैरानी से देखता रह जाता है। कंचन दीपक को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनने को देती है। वो उसे पेट भरकर खाना खिलाती है, लेकिन उसके रहने का इंतज़ाम अपने बंगले के अलग फ्लोर पर कर देती है। उसके माता पिता भी अलग फ्लोर पर रह रहे थे। एक दिन दीपक रोते हुए उसके पैरों में गिर जाता है तो कंचन उसे वापस कुर्सी पर बैठने को कहती है और दीपक उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो कंचन, मुझे खुद से दूर मत करो। कंचन उससे कहती है, देखो, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे तलाक देकर चंचल दीदी को अपनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। हो सकता है कि भूषण भाई साहब भी चंचल दीदी को तलाक दे दे, जिससे आप दोनों के राह में पड़ी रुकावटें दूर हो जाए। दीपक गुस्से में आकर कंचन को थप्पड़ मार देता है, जिसे सोमदेव और सरला देवी देख लेते हैं। सरला देवी एक जोरदार तमाचा दीपक के गाल पर जड़ देती है और दीपक से कहती है, मेरी बेटी अब ना तो अकेली है और ना ही कमज़ोर, तुम मेरे बेटे क्या दामाद बनने लायक भी नहीं हो। कंचन बेटी, तुम्हें अपनी माँ की कसम है कि तुम दीपक को कभी भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाओगी। सोमदेव ये सुनकर चिंतित हो जाते हैं। कंचन मन ही मन दीपक से अभी भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ की कसम की वजह से वो दीपक को देखकर भी अनदेखा कर देती थी। दीपक भी कंचन से कटा कटा रहने लगा था। वो जब भी सोमदेव के पैर छूता तो वो उसको हमेशा एक ही आशीर्वाद देते थे, तुम अपनी गृहस्थी में फिर से रम जाओ। आखिर कब तक यूं सन्यासी जैसी दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर घूमते रहोगे। दीपक की आंखों में प्रायश्चित के आंसू आ जाते थे और वो बड़ी मुश्किल से अपने पिता समान ससुर जी से यही कह पाता था कि जब तक मेरी पत्नी मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैं ऐसे ही बैरागी बनकर अपना बचा खुचा जीवन बिता दूंगा। सोमदेव एक पुरुष की मानसिकता को भली भांति समझते थे। उन्होंने दीपक को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। हो सकता है कि कंचन की माँ अभी भी अपनी बेटी चंचल को ही अपना समझती हो और वो ये नहीं चाहती हो कि उसकी छोटी बेटी कंचन उसकी बड़ी बेटी से ज़्यादा खुश नजर आई। कंचन को उसकी बुआ ने गोद लिया था, इसलिए सरला हमेशा चंचल का हर बात में साथ देती थी। तुम्हारे और कंचन के रिश्ते को तोड़ने में भी चंचल का बहुत बड़ा हाथ है और हो सकता है वो यहाँ आकर तुम्हारे घर को पूरी तरह बर्बाद करने की एक बार फिर कोशिश करे। तभी वहाँ पर कोमल आकर सब लोगों से कहती है, मैं तो शुरू से ही भाभी को ही दोषी मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने चंचल को कभी भी अच्छे संस्कार नहीं दिए। उनके लाड प्यार का ही नतीजा है कि आज उनकी प्यारी बेटी चंचल अपने सास ससुर के साथ यहाँ आई है रहने के लिए, क्योंकि उनका घर बिक चुका है। भूषण ने लोन लेकर नहीं चुकाया और अब वो खुद गायब है। चंचल और उसके सास ससुर मुझे बहुत ही दयनीय स्थिति में नजर आए तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। कंचन को देखते ही देवी प्रसाद और काजल देवी ने अपने हाथ जोड़ लिए, मानो वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हो। चंचल तो सीधे कंचन के पैरों में पड़ गई और अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोने लगी, लेकिन कंचन ने उन सभी लोगों से हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सबके रहने का इंतज़ाम मैं यहाँ से कुछ दूरी पर कर दूंगी,
क्योंकि मेरी बहन सांप बनकर एक बार मेरी खुशियों को डस चुकी है और अब सांप पालना मैंने छोड़ दिया है। तभी सरला देवी उसे जोर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन दीपक उसे बचा लेता है और उसके बदले का थप्पड़ खुद खा लेता है। ऐसा करते हुए वो कंचन को गलती से छू लेता है। ये देखकर सरला देवी नीचे गिर जाती है और हार्ट अटैक के दर्द से झटपटाने लगती है। ये देखकर चंचल दीपक से कहती है, तुम ही हो हम सबकी मुसीबतों का कारण। तुम्हें तो अब तक शर्म से मर जाना चाहिए था। जब माँ ने कंचन को अपनी कसम देकर तुम्हारे पास आने से मना किया था, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंचन को छूकर मेरी माँ को मौत की दहलीज तक ले जाने की। सोमदेव मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाते हैं और चंचल, कोमल और कंचन भी दीपक के साथ साथ अस्पताल पहुंचकर सरला देवी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सोमदेव इमरजेंसी वार्ड से उदास चेहरा लिए बाहर आते हैं तो चंचल उनसे कहती है, पापा अब माँ कैसी है। सोमदेव नीची नज़रें रखकर कहते हैं, जाओ जाकर एक बार माँ से मिल लो। चंचल गुस्से में पागल हो जाती है और दीपक को झकझोरते हुए कहती है, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर देवी प्रसाद और काजल देवी पहुँच जाते हैं और दीपक से कहते हैं, चलो बेटा दीपक, अब हम लोग इन दोनों पागल बहनों के साथ एक पल नहीं रुकेंगे। तुम्हें हमारी कसम, अब तुम एक पल यहाँ नहीं रुकोगे। चंचल गुस्से में अपने सास ससुर से कहती है, हाँ हाँ ले जाइए अपने लाडले बेटे को। ऐसे बेटे से तो अच्छा होता कि आप बेटी को जन्म देते। काजल देवी दीपक और देवी प्रसाद को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है, भूषण ने तलाक के कागज़ भिजवाए हैं और वो विदेश में व्यवसाय कर रहा है। बहुत जल्दी वो विदेश में दूसरी शादी करने वाला है। हम लोग दीपक को भी अपने साथ विदेश लेकर चले जाएंगे और उसकी भी शादी विदेश में किसी अच्छी लड़की से कर देंगे। तुम्हें कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा कि तलाकशुदा लड़की को दुनिया कैसी नज़रों से देखती है। सोमदेव दीपक से हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा दीपक, मैं जानता हूँ कि अभी परिस्थितियाँ तुम्हारे प्रतिकूल है, लेकिन ज़रा एक बार एक पिता की नज़रों से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि जब किसी पिता की बेटी का घर टूटता है तो सबसे ज़्यादा उस पिता की आंखें रोती है जिसने अपनी बेटी की विदाई के समय हृदय पर पत्थर रखकर अपने जिगर का टुकड़ा एक अनजान पुरुष को सौंप दिया था। दीपक अपनी गोद ली हुई बेटी जिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जिस प्रकार जिया से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक वैसे ही भूषण भैया भी अपनी बेटी काया को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चंचल जैसी पत्नी के कारण वो आज काया से मिलने में भी कतराते हैं। मैं जानता हूँ कि वो विदेश में मन की शांति के लिए गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उन्हें मनाकर वापस ज़रूर लौटूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि अब माँ जी की तबीयत कैसी है। सोमदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी माँ जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा बीपी और शुगर बढ़ गई थी। जब दीपक जाने लगता है तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और वो कंचन की तरफ देखता है। कंचन दौड़कर उसके गले लग जाती है और सरला देवी भी दोनों को अपनी कसम से आज़ाद कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उन्हीं के कारण ही उनकी बड़ी बेटी चंचल की गृहस्थी उजड़ने की कगार पर पहुंच गई थी। जब दीपक और कंचन जा रहे थे तो उन्हें छोड़ने सभी लोग आए और उनमें चंचल भी शामिल थी। उसने रोते हुए कंचन से कहा, बहन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें देखकर हमेशा जलती थी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी अपनी बेटी को एक सुनहरे भविष्य का सपना देखने के लिए प्रेरित करती। आज तुमने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि अगर तुम सही हो तो गलत लोगों को उनकी गलती का एहसास एक ना एक दिन होकर ही रहता है। मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत साबित करने की कोशिश करी, लेकिन तुम आखिर में सही साबित हुई। कंचन ने अपनी बहन से कहा, दीदी अगर आप मुझसे कहती तो मैं आपकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपने दोस्त की जगह दुश्मन समझा। आज मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपकी आत्मनिर्भर बनने में मदद करूँगी। आपको सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ है ना, तो मैं आपको सिलाई मशीन उपहार में दूँगी और आप अपना बुटीक खोलकर अपने सपने को उड़ान देना। आप अगर अपने सपनों को साकार करने में समय दोगे तो आपको अपनी देवरानी यानी छोटी बहन यानी मेरी निंदा चुगली करके सास की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सास को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि उनकी बहुओं में एकता है और वो उन्हें एक दूसरे से लड़वा कर कुछ हासिल नहीं कर सकती है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी सास को सम्मान उनके बेटे बहुओं के अच्छे कामों से मिलेगा,
ना कि उनके पास में निंदा चुगली करके, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव बढ़ाकर, एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने से। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।